हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसबी रेडियंट फ्यूचर पर। मैं अयूब एम खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं लेकर अपनी क्लासों की श्रृंखला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर पॉलिटिकल साइंस की और करंट अफेयर्स की क्लासें लगभग पूरी निरंतरता के साथ चल रही हैं। बीच में कुछ तकनीकी कारणों की वजह से 2-3 दिन का गैप हो गया है और हमें विश्वास है कि अब ये गैप बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब क्लासेज आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी। जहाँ तक हमको याद आ रहा है और हमने आपको छोड़ा, हम पढ़ रहे थे संविधान का विकास। लास्ट टाइम पे हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का विकास और निर्माण की प्रक्रिया। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि हम किसी भी विषय को इतना विस्तार से समझ रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पर जिस भी विषय की क्लास आपको मिलेंगी वो इतने विस्तार से और इतनी डीपली कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगी कि फिर उनके अलावा अन्य किसी पुस्तक को देखने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो जैसा कि लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद है, मेरी टीम के द्वारा मुझे अभी अवगत कराया गया है कि लास्ट टाइम हम पढ़ा रहे थे आपको 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम और 1858 के शासन अधिनियम में मैंने जहां तक मैं समझ रहा हूं पूरा कंप्लीट करा दिया है। 1858 का अधिनियम लगभग पूरा हो गया था और हमने आपको बताया था कि 1858 के अधिनियम के द्वारा किस प्रकार से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति कर दी गई और भारत का जो साम्राज्य था, भारत का जो शासन था या जो शासन की बागडोर थी, ये उठाकर रानी को दे दी गई, ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। अब यहाँ पर ऐसा सपोज कीजिए आप, अब हम इसको ऐसे समझने का प्रयास करेंगे। ये एक क्षेत्र था, ये एक क्षेत्र था, हम इसको ऐसे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ एक क्षेत्र था, ये इंडिया, यहाँ मान के चलेंगे लंदन, यहाँ से कंपनी का शासन चलता था। यानी कि इंग्लैंड में बैठकर इंग्लैंड से आई हुई एक कंपनी भारत पर व्यापार कर रही थी, शासन कर रही थी। मगर 1858 में, चूंकि इससे एक साल पहले हमारे देश में एक महान क्रांति हुई और 1857 की क्रांति ने हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया मोड़, एक नया परिवर्तन ला दिया। ये परिवर्तन की शुरुआत कंपनी के शासन के समाप्त होने से हुई। अब शासन कंपनी का समाप्त कर दिया गया और भारत के संपूर्ण प्रशासन की, शासन की जो नींव या बागडोर थी, ये ब्रिटिश क्राउन के हाथों में ले जाकर सौंप दी गई। अब यहाँ पर कंपनी की जगह ब्रिटिश साम्राज्य का शासन जो है वो स्थापित हो गया। हालांकि इसके बाद ब्रिटिश शासकों ने पूरी निरंतरता के साथ शासन शुरू कर दिया। हालांकि अब उनकी नीतियों में परिवर्तन आना शुरू हो गए। उनकी नीतियों में परिवर्तन आगे आने वाले समय में बनने वाले नए नए अधिनियमों के माध्यम से हमें दिखाई दिए, जिनका हम यहाँ एक एक करके उल्लेख करेंगे। तो अगला जो कानून था ये था आपका 1861 का अधिनियम। अगला कानून बनेगा 1861 का अधिनियम। क्यों? क्योंकि 1861 के अधिनियम ने 1861 का अधिनियम 1861 के अधिनियम ने भारत के संविधान के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाई। 1861 का जो अधिनियम था ये भारतीय संविधान के निर्माण में एक निर्णायक कदम साबित हुआ, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा कई सारे ऐसे प्रोविजन किए गए जिन्हें हम आज भी 1861 से लेकर वर्तमान तक हमारी शासन व्यवस्था में वो प्रोविजन चले आ रहे हैं। इसलिए 1861 का जो एक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आमतौर पर परीक्षाओं में इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक करके हम उनका उल्लेख यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो 1861 का जो अधिनियम था बेसिकली ये लाया गया था 1858 के उस वायदे के बाद, जब 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा ये वादा किया गया था कि अब हम भारतीयों के शासन में या भारतीयों के व्यक्तिगत मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अपनी इन्हीं वादों को मूर्त रूप देने के लिए 1861 का कानून लागू किया गया। तो 1861 के कानून में क्या क्या इंपॉर्टेंट था हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले ये जो कानून था ये लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया। ये लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया था। तो प्रश्न सबसे पहले तो ये आता है कि 1861 का कानून किस वायसराय के या किस गवर्नर जनरल के समय आया। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो लॉर्ड कैनिंग है अब ये गवर्नर जनरल नहीं रहा। ये जो लॉर्ड कैनिंग है
अब इसका पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया है, ना कि भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल 1858 तक चलता आया था। 1858 के बाद इनकी पोस्ट के नाम में परिवर्तन कर दिया गया। तो पहली चीज ये कि 1861 का जो कानून था ये किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय लाया गया? ये लाया गया लॉर्ड कैनिंग के समय में। उसके बाद अगला प्रश्न ये बनता है कि 1858 के कानून में ऐसे कौन कौन से प्रोविजन किए गए जिन्हें भारत के संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में शामिल किया। तो इसमें जो प्रोविजन किए गए थे, वो पहला प्रोविजन अगला जो था वो ये था कि पहली बार भारतीयों को विधि निर्माण में शामिल किया गया। पहली बार भारतीयों को विधि निर्माण में शामिल किया गया। पहली बार भारतीयों को विधि निर्माण में शामिल किया गया। इससे क्या मतलब था? पहली बार ही भारतीयों को शामिल क्यों किया गया? क्योंकि इससे पहले हमने बताया था कि 1853 में भी भारतीयों को शामिल किया गया था। मगर यहां गौर देने वाली बात यह है, यहीं पर प्रश्न में विद्यार्थी आमतौर पर फंसते हैं कि भारतीयों को जहां शामिल करने की बात आती है, जहां पर भारतीयों को शामिल करने की बात आती है, 1853 और 1861 दोनों की परिस्थितियां एकदम अलग हैं। 1853 और 1861 की परिस्थितियां अलग हैं। यहां जो शामिल किया गया, ये शामिल किया गया प्रशासन में शामिल किया गया। भारतीयों को 1853 में जो शामिल किया गया वो प्रशासन में शामिल किया गया। फैन ऑन मत करना इसका। भारतीयों को जो 1853 में शामिल किया जा रहा है ये प्रशासन में शामिल किया जाएगा, और 1861 में जो शामिल किया जाएगा ये कानून निर्माण में शामिल किया जाएगा। तो इससे हमने क्या समझा कि भारतीयों को पहली बार प्रशासन में भागीदारी कब मिली? 1853 में जाकर। और पहली बार भारतीयों को कानून बनाने में कहां भागीदारी मिली? 1861 में जाकर। पहली बार ऐसा हुआ 1861 के कानून के अमल में आने के बाद भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को कानून निर्माण में शामिल किया। इन 3 भारतीयों में कौन कौन थे? इन तीनों के एक एक बार हम नाम भी देखेंगे। इन 3 में सबसे पहले थे बनारस के राजा। सबसे पहले व्यक्ति थे बनारस के राजा। दूसरे व्यक्ति कौन थे? दूसरे व्यक्ति का नाम देखेंगे। दूसरे थे पटियाला के महाराज। दूसरे व्यक्ति थे पटियाला के महाराज। दूसरे व्यक्ति थे पटियाला के महाराज। दूसरे व्यक्ति थे पटियाला के महाराज। और जो थर्ड पर्सन थे वो थे सर दिनकर राव। जो थर्ड पर्सन थे वो थे सर दिनकर राव। पहली बार प्रश्न बनता है कि पहली बार भारतीयों को विधि निर्माण में किस वर्ष से शामिल किया गया? 1861 के अधिनियम के बाद पहली बार भारतीयों को विधि निर्माण में या कानून बनाने में शामिल किया गया, क्योंकि ये जो कानून बन रहे थे इनसे भारतीय शासित होते थे। और शासक जो ईस्ट इंडिया ब्रिटिश साम्राज्य के जो शासक थे ये भारतीयों पर शासन कर रहे थे। जिन व्यक्तियों पर शासन किया जाना है उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा कानून भी बनाए जाएं, यही शासन का प्राकृतिक सिद्धांतों का नियम माना जाता है। जहां आदर्श शासन की बात होती है वहां कानून में उन लोगों की भागीदारी अवश्यम भी मानी जाती है जिन लोगों पर शासन किया जाना होता है। ऐसी परंपरा का विकास या इस कार्य की शुरुआत भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत 1861 में देखने को मिली, जब तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार 3 भारतीयों को, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव, इन तीनों को पहली बार शासन में शामिल किया। तो भारतीयों को कानून निर्माण में, विधि निर्माण में भागीदारी करने का जो पहला अवसर था वो 1858 के कानून के बाद मिला। इसके बाद अगला देखते हैं कि अगला और इसमें कौन कौन से प्रोविजन ऐसे रहे जिन पर से प्रश्न बनते हैं। आमतौर पर ये परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट माना जाता है और हर परीक्षा में इसमें से कहीं ना कहीं प्रश्न आते ही आते हैं। तो अगला कौन सा प्रोविजन रहा जिसे भारतीय संविधान निर्माताओं ने अहम भूमिका दी? सबसे पहला जो अगला इसकी सबसे अच्छी बात थी वो थी पहली बार कैनिंग ने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की। पहली बार कैनिंग ने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की,
या इस प्रणाली को मान्यता दी। पहली बार कैनिंग ने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की। ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है? देखिए साहब, पोर्टफोलियो सिस्टम को हम विभागीय सिस्टम भी कहते हैं। इसको कई नामों से संविधान विशेषज्ञों ने बताया है। एक इसका नाम दिया गया है विभागीय प्रणाली, एक इसको नाम दिया गया है मंत्रिमंडलीय प्रणाली। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, इसका अर्थ क्या है? पोर्टफोलियो प्रणाली भारत में कब लागू की गई? ये प्रश्न आमतौर पर परीक्षाओं में रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली 1861 ईस्वी में लागू की गई। 1861 के कानून के द्वारा लागू की गई। ये पोर्टफोलियो सिस्टम था क्या? ये पोर्टफोलियो सिस्टम ये था, मान के चला जाए ये एक व्यक्ति वायसराय है और इसको कई सारे विषय संभालने होते थे। शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य, आंतरिक संबंध, विदेश संबंध, सैन्य विभाग, ये सारे इसके विभाग हैं। तो इन सारे विभागों को इस कानून के या इस सिस्टम के आने से पहले वायसराय अकेला देखता था। वायसराय अकेला ही देखता था इन सारे विभागों को। लेकिन इस प्रणाली के अंतर्गत क्या किया गया? वायसराय ने इन सारे डिपार्टमेंटों को एक एक मंत्री के हाथों सौंप दिया और इस विभाग में लिए जाने वाले हर निर्णय के लिए वह मंत्री ही उत्तरदायी कहलाया जाएगा। यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सबके लिए एक एक पर्सन अलग से नियुक्त कर दिया। शिक्षा विभाग किसी को दे दिया, सैन्य विभाग किसी को दे दिया, वित्त विभाग किसी को दे दिया, विदेश विभाग किसी को दे दिया। इसी विभागीय सिस्टम को कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। ये वाला सिस्टम जहां देखा जाएगा उसको पोर्टफोलियो सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। तो भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम सबसे पहले 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किए जाने वाले पोर्टफोलियो सिस्टम को डिपार्टमेंट सिस्टम भी कहा गया और मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी कहा गया। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे देश की शासन व्यवस्था में जो वर्तमान में जो सिस्टम अमल में है वो यही मंत्रिमंडलीय सिस्टम है। जैसे हमारे यहाँ होता है वित्त मंत्री अलग है, रक्षा मंत्री अलग है, स्वास्थ्य मंत्री अलग है, कृषि मंत्री अलग है। ये जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, ये जो कैबिनेट सिस्टम है, हर विषय एक कैबिनेट मंत्री को दिया जाता है। इस व्यवस्था की नींव सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में डाली। तो हमसे प्रश्न ये बनेगा कि भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम कब लागू किया गया? 1861 में। भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अगला जो इसका सेगमेंट है कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1861 के कानून में और कौन कौन से ऐसे प्रोविजन किए गए जिन्हें भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपने भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण रूप से जगह दी। तो सबसे इंपॉर्टेंट और हर परीक्षाओं में लगभग रिपीटेड पॉइंट, अगला प्रावधान था वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। कब दी गई? 1861 के कानून के द्वारा। ये अध्यादेश का अर्थ क्या होता है? अध्यादेश, देखिए साहब, अध्यादेश को कहते हैं अधिनियम और आदेश। अधिनियम प्लस आदेश, यानी कि अधिनियम कहते हैं कानून को, तो ये अध्यादेश क्या हुआ? यानी कि एक ऐसा कानून जो आदेश के द्वारा बनाया जाए। ऐसा कानून, सारे संसार में कानून बनाने की अपनी एक प्रक्रिया होती है, कानून बनाने का अपना एक तरीका होता है, कानून बनाने की अपनी एक जगह होती है। लेकिन जब, जैसे कि हमारे देश में संसद है, हमारे देश में कानून बनाने की जो सर्वोच्च संस्था है वो संसद है। इसी विधायिका के अंतर्गत हमारे यहाँ कानून बनाए जाते हैं। तो जब संसद के सत्र चालू ना हो, जब संसद के सत्र अस्तित्व में ना हो, या दोनों में से कोई एक सत्र भी अस्तित्व में ना हो, तो हमारे देश के राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं, इस वक्त राष्ट्रपति महोदया हैं आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला है आर्टिकल 123 में। इस आर्टिकल का जो विकास हुआ होगा, इस आर्टिकल का जो जन्म हुआ होगा 1861 के एक्ट में हुआ होगा।
क्यों? क्योंकि अध्यादेश जारी करने की जो सबसे पहली पावर थी ये 1861 के कानून में जारी की गई। 1861 में होना क्या था? पहली बार कानून बनाकर ये प्रोविजन कर दिया गया कि जब वायसराय का अपनी परिषद के साथ कोई डिसीजन लेने में किसी तरह का कोई गतिरोध होगा तो ऐसी स्थिति में भारत में वायसराय एक अध्यादेश जारी कर सकेगा और इस अध्यादेश की जो समय सीमा होगी वो 6 माह होगी और इस अध्यादेश की जो समय सीमा होगी वो 6 माह होगी, यानी 6 महीने तक उस अध्यादेश की वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद उसे अपनी परिषद के सामने उस अध्यादेश को रिन्यू कराना होगा। अब सवाल ये बनता है कि 1861 में ही क्यों जारी किया गया होगा अध्यादेश? क्या 1858 में जारी नहीं किया जा सकता था? क्या इससे पहले 1853 में जारी नहीं किया जा सकता था? या इससे पहले 1833 में जारी नहीं किया जा सकता था? ये भी सवाल है कि अध्यादेश 1861 में ही क्यों लाया गया। इससे पहले 58 का कानून बहुत इंपॉर्टेंट था, 53 का कानून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, 33 का भी कम इंपॉर्टेंट नहीं था। इन तीनों में अध्यादेश की शक्ति क्यों नहीं लाए? इसलिए नहीं लाए क्योंकि इन तीनों कानूनों को लाने के दौरान या लाए जाने के वक्त भारतीयों को विधि निर्माण में कोई भागीदारी नहीं थी। 1861 के कानून में पहली बार भारतीयों को विधि के निर्माण में यानी कानून बनाने में भागीदारी दी गई, पार्टिसिपेशन दिया गया। अब चूंकि भारतीयों को भागीदारी मिल गई, भारतीयों को कानून बनाने में हिस्सेदारी मिल गई, तो जब भी इंग्लैंड की संसद कोई कानून बनाएगी, जब भी इंग्लैंड की संसद कोई कानून बनाएगी तो इनका प्रतिरोध करने के लिए कुछ वहां अंदर भारतीय भी मौजूद होंगे। और जाहिर है कि जब भारतीय बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम कानूनों के बनाने में अड़चन तो डाल ही सकते हैं, कानूनों के बनाने में अड़चन तो डाल ही सकते हैं। और जब भी कोई भारतीय कानून बनाने में वायसराय को अड़चन डाले, इस व्यवस्था से बचने के लिए पहले ही उन्होंने अपने वायसराय को अध्यादेश का पावर दे दिया, जिसके द्वारा वायसराय आपातकाल में, इमरजेंसी के दौरान, किसी विशेष परिस्थितियों में अपनी संपूर्ण परिषद के अगेंस्ट जाकर कोई भी कानून निर्माण कर सकता था और किसी भी प्रकार का आदेश जारी करके कोई नया अधिनियम बना सकता था। और हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसी प्रोविजन को, बिल्कुल इसी प्रोविजन को आर्टिकल 123 के तहत भारतीय संविधान में शामिल कर दिया। क्योंकि वर्तमान भारत का जो संविधान है वो आर्टिकल 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल में, इमरजेंसी में, विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। इस कारण से इसके ये जितने भी सेगमेंट हमने बताए हैं ये परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको साथ के साथ आप लोग नोट करते जाइए, इनको बार बार देखना, कई बार पढ़ना, उसके बाद ये याद हो जाएंगे। और अमूमन यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद बढ़ेंगे हम अगले पोर्शन की ओर। इसके बाद अगला कानून आया, इसके बाद अगला कानून आ रहा था, आया 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसे सांप्रदायिक निर्वाचन अधिनियम भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसको सांप्रदायिक निर्वाचन अधिनियम भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के निर्माण में, या हम ये कहें वर्तमान भारतीय सांप्रदायिकता के पीछे सबसे पहले बीज अगर कहीं बोए तो वो 1909 के एक्ट में बोए। 1909 के एक्ट में, इस एक्ट में कुछ प्रोविजन ऐसे कर दिए गए जब ब्रिटिश साम्राज्य को ये लगने लगा कि अब भारतीयों पर शासन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अब भारतीयों में एक ऐसा भी वर्ग उदय होने लगा है जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, जो सोचने लगा है, तर्कों के आधार पर चीजों को देखने लगा है, तब इन्होंने अपने शासन करने की पुरानी नीति अमल में लाई, जिस नीति का नाम था डिवाइड एंड रूल। फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। ये इनकी सबसे गंदी पॉलिसी है। ये यूरोपीय लोग पूरी दुनिया में जहां जहां भी गए, इन्होंने अपनी इसी नीति के आधार पर उन समस्त देशों का विभाजन कर दिया जहां जहां इन्होंने हुकूमत की, चाहे वो अमेरिका रहा हो या अफ्रीका के देश रहे हों, भारत रहा हो, कोरिया रहा हो, वियतनाम रहा हो, कहीं कुछ रहा हो, जहां जहां ये लोग गए वहां वहां इन्होंने उन देशों में फूट डालने का प्रयास किया। ये जो 1909 का जो दौर था, ये एक संक्रमण काल से गुजर रहे थे हम। 1909 के दौर में संक्रमण काल से हम इसलिए गुजर रहे थे क्योंकि इस कानून के आने से महज 3 साल पहले
इस कानून के आने से महज 3 साल पहले मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इस कानून के आने से पहले महज 3 साल पहले 1906 में जो ढाका के नवाब थे उनके द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना में भी ब्रिटिश साम्राज्य का या ब्रिटिश शासकों का ही हाथ था, क्योंकि अब इन्हें ये महसूस हो गया था कि भारत में बहुत वक्त तक रुकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारतीय अब समझदार हो चले। अब भारतीय चीजों को विवेक के आधार पर देखने लगे। जो सामाजिक कुरीतियां थी वो बहुत पीछे रह गईं। अब लोग नए विचारों के साथ सामने आ रहे थे। ऐसी कंडीशन में जब ब्रिटिश साम्राज्य को ये महसूस हुआ कि यहाँ रुकना मुश्किल है, तो ये अब तक का सबसे गंदा, अब तक का सबसे विवादित अधिनियम लेकर आए, जिसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। जिसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में ये मार्ले कौन थे और मिंटो कौन थे? ये जो लॉर्ड मॉर्ले थे ये थे भारत सचिव। लॉर्ड मार्ले जो थे ये थे भारत सचिव। इसके विपरीत लॉर्ड मिंटो जो थे ये थे भारत के वायसराय। इन्हीं दोनों के नाम पर इस कानून का नाम भारत का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम रखा गया। और ये कानून किस हद तक गंदा था इसका सबूत भारतीय इतिहास में, इतिहास के तहखानों में, इतिहास के पन्नों में खुद इस व्यक्ति ने दिया है। इस व्यक्ति ने खुद दिया है। लॉर्ड मिंटो ने एक खत लिखा इन्हें, लॉर्ड मार्ले को। ये भारत में था और ये लंदन में बैठता था। भारत का जो सचिव होता था ये लंदन में बैठता था और जो भारत का वायसराय होता था ये भारत में बैठता था। तो मिंटो ने मार्ले को एक खत लिखा और उस खत की एक पंक्ति ये भी थी कि इस कानून को देने के बाद, इसकी एक पंक्ति ये भी थी, इस कानून को देने के बाद हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। आमतौर पर यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि उपरोक्त वाक्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। तो ये कहा गया था लॉर्ड मिंटो के द्वारा, मिंटो के द्वारा। मिंटो ने कहा, किसको कहा? लॉर्ड मार्ले को कहा। क्यों कहा? क्योंकि इस कानून के द्वारा ये विभाजनकारी नीतियां लेकर आए। इन्होंने एक वर्ग विशेष को, समुदाय विशेष को अलग निर्वाचन का अधिकार दे दिया। मुस्लिमों को पहली बार प्रतिनिधित्व, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा या पृथककरण वाला प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, वो इसी कानून के द्वारा दिया जाएगा। पहली बार इन्होंने शासन में हिंदू और मुस्लिम शुरू कर दिया, और ये जो हिंदू मुस्लिम शुरू कर गए, तब का हिंदू और मुस्लिम आज भी भारत की शासन व्यवस्थाओं से नहीं निकल पाया है। तो इस कानून के क्या क्या पॉइंट, ऐसे सेगमेंट रहे जो परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो एक एक करके उनको देख लेते हैं। इस कानून में क्या क्या इंपॉर्टेंट था। सबसे पहला, ये जो कानून था 1909 का अधिनियम, ये अरुंडेल समिति की सिफारिशों पर लाया गया। ये जो कानून था ये अरुंडेल समिति की सिफारिशों पर लाया गया। इस कानून को सांप्रदायिक निर्वाचन अधिनियम भी कहते हैं। सांप्रदायिक अधिनियम भी कहा जाता है। इस कानून को सांप्रदायिक अधिनियम भी कहा जाता है। इस कानून के द्वारा मुस्लिमों को पहली बार पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। पहली बार मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। पहली बार। पृथक निर्वाचन का अर्थ क्या है? अभी तक क्या होता था, पूरे भारत से प्रतिनिधि खड़े होते थे इलेक्शन पर, नामांकन दाखिल करते थे और पूरे भारत के लोग उन लोगों को वोट दिया करते थे। मगर इस कानून के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य ने एक प्रावधान ये कर दिया कि अब यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है, यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति इलेक्शन में अपना नामांकन करता है, तो उसको वोट मुस्लिम लोग ही देंगे। या इसको ऐसा कह लो कि अब भारत के जितने भी मुस्लिम होंगे वो केवल किसी मुस्लिम को ही वोट देंगे। मुस्लिमों का सेपरेट इलेक्शन दे दिया गया, यानी आप अपना सेपरेट अलग इलेक्शन कीजिए। और यहीं से अलगाव की भावना का उदय हुआ, यहीं से अलगाव की भावना का जन्म हुआ। और इसी अलगाववादी भावना ने आने वाले समय में हिंदुस्तान के विभाजन की रूपरेखा बना दी। तो सबसे पहले इन्होंने 1909 में मुस्लिमों को अलग निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। दूसरा इन्होंने काम यह किया
दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अगर कोई मुझसे पूछे कि इस कानून का सबसे ज्यादा हॉट पॉइंट क्या है, तो मैं उसको इसमें इसको टिक करूंगा, क्योंकि ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है और लगभग सभी प्रकार की परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न आता है। दूसरा इन्होंने क्या किया, दूसरा कानून इन्होंने ये किया कि केंद्रीय परिषद में संख्या बढ़ा दी, सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी, पहले 60 थी अब 160 कर दी। परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी, पहले 60 थी अब 160 कर दी। यानी कि इस कानून के द्वारा इन्होंने कोई भी ऐसा प्रयास नहीं छोड़ा जो भारत को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने के लिए काफी न रहा हो। इसलिए भारतीय इतिहास में या संविधान निर्माताओं ने इस कानून को अब तक का सबसे गंदा और सबसे घृणित कानून के नाम से पुकारा है। और इसके बाद क्या क्या हुआ और कौन कौन से प्रोविजन इसमें अहम थे जो किए गए। पहला, वायसराय की परिषद में पहले भारतीय वायसराय की परिषद में पहले भारतीय के तौर पर नियुक्त किए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें पहली बार वायसराय की परिषद में शामिल किया गया, उसी सदस्य के तौर पर शामिल किया गया जैसे हमने बताया था कि 1833 में लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया। ऐसे ही सच्चिदानंद सिन्हा को भी विधि सदस्य के तौर पर वायसराय की परिषद में शामिल किया गया। हमने एक चीज बताई थी आपको कि इसको मैं रफ करूंगा यहां से यहां तक। हमने आपको एक बात बताई थी, उस वक्त शासन की दो धुरियां थी, एक इंग्लैंड में एक भारत में। इंग्लैंड में जो बैठता था वो था सचिव, भारत में जो बैठता था वो था वायसराय। इंग्लैंड में जो बैठता था वो था सचिव, भारत में जो था वायसराय। वायसराय की परिषद में जो पहले भारतीय थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये पूछे गया प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा, इनको विधि सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। यानी कि वायसराय की परिषद में पहले भारतीय कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। किस विभाग के तौर पर इन्हें शामिल किया गया, विधि सदस्य के तौर पर, कानूनी सदस्य के तौर पर इन्हें परिषद में शामिल किया गया। और एक जो शासन की धुरी थी वो थी सचिव की। भारत सचिव की परिषद में भी दो भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। यानी कि यहां दो बार दो जगह भारतीयों को शामिल किया जा रहा है। यह बहुत भटकाव वाली अवस्था आती है। यहां अक्सर करके विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भारत में कौन शामिल हुआ था और लंदन में कौन शामिल हुआ। थे तीनों भारतीय, रहेंगे तीनों भारतीय, मगर एक की नियुक्ति होगी वायसराय की परिषद में और एक की नियुक्ति होगी भारत के सचिव की परिषद में। तो भारत के सचिव की परिषद में जो दो लोग शामिल किए गए थे वो लोग थे केसी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये दो सदस्य भारत के सचिव की परिषद में शामिल किए गए। हमने बताया था कि भारत सचिव के पास एक परिषद है। हमने उस दिन भी बताया था कि भारत सचिव के पास 15 सदस्यीय परिषद का गठन कर दिया गया था, जिसमें से 8 सदस्य जो थे वो सम्राट ब्रिटेन का राजा या रानी नियुक्त करते थे और 7 सदस्य बीओडी के लोग मेंबर नियुक्त करते थे। वो हम इसे पिछली क्लास में बता चुके हैं। जिसने वो क्लास न देखी हो पहले आप उस क्लास को जाकर देखें, उसके बाद फिर इस क्लास को अटेंड करें। तो पहली बार भारत के वायसराय की परिषद में जो सदस्य शामिल किए गए उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें कौन सी सदस्य के तौर पर शामिल किया गया, तो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो भारत में कानूनी सदस्य के तौर पर शामिल किए गए थे। वो कानूनी सदस्य के तौर पर शामिल किए गए थे। और ये जो दो लोग थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये वायसराय की परिषद में शामिल किए गए थे। इसके अलावा एक प्रोविजन और था कि भारत में निर्वाचन का दायरा बढ़ा दिया गया, निर्वाचन का अधिकार अब और अधिक लोगों को दिया गया, निर्वाचन का दायरा बढ़ा दिया गया, निर्वाचन का दायरा बढ़ा दिया गया। इसके निर्वाचन का दायरा बढ़ा दिया गया।
ये इतने इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। हालांकि एक कानून में बहुत सारी चीजें होती हैं जब उस कानून को लागू किया जाता है, मगर उस कानून में हमारे जो मतलब का जो परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट माना जाता है वो इतना कुछ है कि ये सारा कुछ जो है कानून में शामिल किया गया। इसके अलावा और ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिन्हें परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाए। इसके बाद हमारे पास 3 रह जाते हैं केवल कानून। कौन कौन से? एक रह जाता है 1919 का, एक रह जाता है 1935 का, एक रह जाता है 1947 का। इन 3 कानूनों के बाद ही मानकर चलेंगे कि 1947 में भारत आजाद हो जाएगा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में एक मील का पत्थर तो 1947 में तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आजाद होने से पहले ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा शुरू हो चुकी होगी। संविधान का निर्माण 47 तक तो काफी आगे बढ़ चुका होगा और आजादी तक जो है आजादी के कुछ दिन बाद ही इसका ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये हम इससे अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और जीएसबी रेडियंट फ्यूचर यूट्यूब चैनल को लगातार विजिट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।